प्रारंभ करते हैं नवपाषाण काल। अभी तक के नवपाषाण काल के बारे में हमने देखा कि भारत के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं और इसके प्रमुख उपकरणों के बारे में देखा कि जो से साल्ट या चिकनी कुल्हाड़ी हैं, वसूली है, छेनी है और वलय प्रस्तर है, रिंग स्टोन, हथौड़ा या फैब्रिकेटर, सिल है, लोढ़ा है, ये अस्थि उपकरण हैं। कुछ एक दंशीय हैं, कुछ द्विदंशीय हैं, बाणाग्र भी मिले हैं, सुई भी मिली है, मछली के कांटे भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखा उपकरण कि इनको बनाते कैसे थे। प्रारंभिक फलकीकरण, द्वितीयक फलकीकरण, पैकिंग, कार्यधार का घिसाव, संपूर्ण उपकरण का घिसाव, ये सब देखा। इसके बाद देखा कि नवपाषाण कालीन संस्कृति का विभाजन हम इस महान देश के विस्तृत भूभाग को 6 भागों में बांटकर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उत्तर भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में। उत्तर भारत में जो नवपाषाण कालीन संस्कृति है, इसके प्रमाण झेलम नदी घाटी में स्थित बुरजहाम, गुफकराल और मारतंड, जो कश्मीर में घाटी में है, स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में 1935 में डी टेरा और पेटरसन ने बुरजहाम को खोजा था और 1964 तक यह टी.एन. खजांची के नेतृत्व में उत्खनन कराया गया था। गुफकराल पर 1981 में ए.के. शर्मा ने उत्खनन कराया और यहाँ किए गए उत्खनन में 3 महत्वपूर्ण कालों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। अब यहाँ लगभग क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो विशेष करके हम कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर एरिया में, जहाँ गुफराल, बुरजहाम और मारतंड क्षेत्र है। बुरजहाम के उत्खनन से यहाँ पर मृदभांड रहित नवपाषाण काल और प्रारंभिक नवपाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसरेमिक नियोलिथिक और अर्ली नियोलिथिक, 2 तरह के चरण ज्ञात होते हैं। जबकि गुफकराल से तीनों मतलब उत्तर नवपाषाण काल भी प्राप्त होता है। तो बुरजहाम से केवल 2 कालों के अवशेष मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, एसरेमिक और अर्ली नियोलिथिक का। और गुफकराल से वे दोनों तो मिलते ही हैं, अर्थात एसरेमिक और अर्ली नियोलिथिक, साथ में उत्तर नवपाषाण काल भी दिखाई पड़ता है। अब इसमें अगर हम मृदभांड रहित नवपाषाण काल की बात करें
तो यहाँ ये देखने की चीज़ है कि विशेष करके कश्मीर क्षेत्र में कि यहाँ के निवासी भूमि में गड्ढे बनाकर निवास करते थे और ये गड्ढे जो बनाते थे ऊपर से सकरा और नीचा चौड़ा हो जाता था। इस तरह के 16 गड्ढे उत्खनित किए जा चुके बुर्जहाम में और यहाँ स्तंभ गर्त भी प्राप्त होता है, जिससे लगता है कि घास फूस की झोपड़ी बनाते थे, छत बनाते थे। उसके पास ही इनके चूल्हे भी मिले हैं जहाँ खाना पकाते थे और इनके गड्ढों में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हैं और जो फर्श है उसको अच्छे से तैयार किया गया। गुपकराल के गड्ढों के भीतरी भाग में गेरू से रंगा हुआ पाया गया। यह इम्पॉर्टेंट है कि गेरू से रंग दिया गया, यानी कितना महत्व तो उसको देते थे। यहाँ से जो उपकरण प्राप्त होते हैं उनमें कुल्हाड़ियाँ हैं, बेधक है, छिद्रित बलय, गदा शीर्ष, सिल, लोढ़ा, ये सब हैं। अस्थि है, सींग है, भेड़ बकरियों के खुरों से निर्मित बेधक, खुरपी, सुइयाँ, बाणाग्र जैसे उपकरण मिल जाते हैं, लेकिन मृदभांड नहीं मिलते। यहाँ जो अस्थियाँ मिलती हैं पशुओं की, उनमें गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरण, इनकी ज़्यादा मिलती है। स्वाभाविक है कि आखेट की ज़िंदगी रही होगी। धीरे धीरे भेड़ बकरी पालना चालू किए होंगे। गुपकराल से जौ, गेहूँ, मसूर के जले हुए दानों के अवशेष मिले हैं, जिनसे लगता है कि ये खेती करना आरंभ कर दिए थे। यद्यपि इस तरह का खेती का प्रमाण नहीं दिखता, लेकिन अनाजों से पता लगता है कि शायद इस तरह का काम करने लगे हों। ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है गड्ढों में निवास। हम वैसे भी जानते हैं जो ठंड प्रदेश होते हैं वहाँ ठंड में बचने के लिए गड्ढों का प्रयोग अभी भी किया जाता है। उससे हवाएं जो चलती हैं, तेज़ हवाएं, उनसे बचत होती है, अपने शरीर की रक्षा हो जाती है। अब हम कहें प्रारंभिक नवपाषाण काल की बात या अर्ली नियोलिथिक, तो इस काल में मृदभांड मिलने लगते हैं। वह मृदभांड सामान्य तौर पर हाथ से बनाए गए हैं। अब यह लोग समतल धरातल पर भी आवास बनाने लगते हैं और यहाँ कंकड़ पत्थर से दीवार बनाकर आयताकार, वर्गाकार आवास बनाने लगे थे। फर्श पर विशेष ध्यान देते थे, नीचे अच्छी तरह से तैयार करते थे। बुर्जहाम में गेरू के रंग का प्रयोग मिलता है। मकानों के अंदर चबूतरे बने हुए हैं, अनेक कमरे बने हुए हैं और चूल्हे, सिल, लोढ़े, मृदभांड जैसे भी उपकरण मिलते हैं। यह मृदभांड ध्यान रखना है कि हाथ से बनाए गए हैं, चाक पे नहीं। यह धूसर रंग के मोटे मोटे ठीकरों के रूप में दिखाई पड़ते हैं मृदभांड, जो अच्छी तरह से संभवतः
मिट्टी नहीं बनाई गई थी, इसीलिए ठीक से नहीं बन पाया था। इनकी पेंदी पर चटाई का छाप दिखाई देता है, जिससे लगता है कि चटाई पर रख कर सुखाते रहे हों। घड़े, तसले, कटोरे विशेष इनके मृदभांड थे। यहाँ पर अस्थि उपकरणों में चमकीले बेधक पॉलिश्ड पॉइंट्स मिलते हैं और इस स्तर से भी भेड़, बकरी और छोटे सींग वाले जानवरों की अस्थियां बहुत मिलती हैं। यहाँ से मुर्गे और कुत्ते की हड्डियां भी मिलती हैं, संभवतः इन्हें पालने लगे हों। गेहूं, जौ, मसूर और मटर के दाने भी मिलते हैं, जो शायद कृषि के साथ पशुपालन का संकेत कर रहे हैं। इस काल में जो समाधान हैं बनाए गए मरने के बाद शव को दफनाने का, यह सामान्य तौर पर गोलाकार या अंडाकार हैं। पूर्ण समाधियां भी हैं और उसमें चित्त लिटा करके शव के ऊपर गेरू छिड़क दिया गया है या गेरू का लेप लगा दिया गया है। कुछ कंकालों को देख करके लगता है कि शायद कपाल क्रिया से इनको संस्कारित किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। इनके साथ कुत्ते, बकरे, पालतू पशुओं के दफनाने का भी प्रचलन था। यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है कि कुत्ते, बकरे, पालतू पशु सामान्य तौर पर भारत में दफनाने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन कुछ जगहों पे मिलता भी है, लेकिन कम मिलता है। तो इसलिए नवपाषाण काल के लिए विशेष करके यहाँ दिखाई देते हैं। जो महत्वपूर्ण है कि शव के साथ ही कुत्ते, बकरे और अन्य पालतू पशुओं को भी दफनाया जाए। कुछ समाधान जो मिले हैं उनमें कुछ अस्थियों को ही दफनाया गया है। कुछ पशुओं की भी पूर्ण या आंशिक अस्थियां मिली हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से भी पशुओं को दफनाया गया, जैसे कुत्ते, हिरण और भेड़ियों की समाधियां मिली हैं। यह भी एक बड़ी बात है कि मालिक के साथ स्वतंत्र रूप से दोनों तरह पशुओं को दफनाने की परंपरा यहाँ दिखाई देती है। यह परंपरा इस तरह से चीन में भी दिखाई पड़ती है, तो वहाँ का यहाँ असर था या यहाँ का वहाँ असर हुआ, लेकिन जो भी है पशुओं को दफनाने का रिवाज दिखाई देता है। अब बात करें उत्तर नवपाषाण काल की, तो उत्तर भारत के उत्तर नवपाषाण काल या लेट नियोलिथिक की बात करें तो यह केवल गुफ्र काल से मिलता है। गुफ्र काल से प्राप्त होता है। गुफ्र काल, ध्यान रखना है, केवल एक जगह गुफ्र काल। जो घर बनाते थे इस काल में कंकड़ पत्थर की दीवारों से उनको खड़ा करके और ऊपर झोपड़ी बना देते या घास फूस की छत बना देते। अब यहाँ गेरू के अलावा चूने से लेप किया जाने लगा।
यह उत्तर काल में। अभी भी फर्श पर ध्यान दिया जाए तो दिखता है कि इसे बड़े अच्छे से कूट करके कंकड़ पत्थर और अच्छा सा चिकना करके बनाते थे। छतें घास फूस से हैं निर्मित किए गए। धूसर या घर्षित धूसर और फीके रंग की लाल पात्र परंपरा, हस्त निर्मित मृदभांड परंपरा, यह अच्छे से दिखाई देती है। वैसे काली घर्षित पात्र परंपरा जो चाक पर निर्मित है, यह भी दिखाई देती है। ये तरह तरह के कटोरे, संकरे मुंह वाले घड़े, मोटी पेदी की प्लेटें सब बनाते थे। ध्यान रखने का है कि यहाँ से घर्षित पात्र परंपरा में आधार वाली तस्तरी, साधार तस्तरी जिसे कहते हैं, आधार वाली या साधार तस्तरी प्राप्त हुई है, जो सामान्य तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है। और यहाँ जो मृदभांड मिले हैं उन पर रस्सी की छाप, सरकंडे की छाप और चुटकी से दबा दबा के बनाई गई आकृतियाँ, तिर्यक डिजाइनों से तरह तरह से अलंकृत किया गया है। इस काल में बड़े पाषाण उपकरण नहीं मिलते, केवल अर्धनिर्मित कुल्हाड़ियाँ ही देखने में आती हैं। बाकी उपकरण सामान्य तौर पर बेधक, बाणाग्र, सिल लोढ़े और तकुए जैसे चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और अस्थि उपकरणों में भी बेधक सबसे मजबूत उपकरणों में दिखाई देता है। यह स्तर यानी उत्तर नवपाषाण काल इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है कि भेड़ बकरियों के साथ अन्य पशुओं को भी पालने लग गया था मनुष्य। सूअर, खरगोश, चूहे और मछलियों के अवशेष भी दिखाई देने लगते हैं। इस काल के उपकरणों में खुरपी, गणासे, कुदाल दिखाई देने लगते हैं। इनकी अगर हम तिथिक्रम की बात करें तो बुरजहाम जो है वो 2375 ईसा पूर्व के लगभग दिखाई देता है। कार्बन 14 विधि से यहाँ की डेटिंग की गई और 1700 ईस्वी तक चलता है। गुफकराल के दूसरे तीसरे उपकाल की जो तिथियाँ मिली हैं वह भी 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व है। अतः यहाँ का जो उपकाल है 500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ होगा और इस आधार पर गुफकराल की तिथि 2500 यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और सामान्य तौर पर उत्तर भारत का यही डेट है, यही तिथि क्रम है जो 2500 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व के बीच आता है। इस काल के संस्कृति के उपकरणों को, विशेष करके कुछ अस्थि उपकरणों को, जैसे 2 छेद वाली खुरपी, गड्ढे में रहने की प्रथा, मृतक के साथ पालतू पशुओं को दफनाने की प्रथा,
यह सभी चीन के नवपाषाण संस्कृति से मेल खाते हैं, लेकिन इनके मृदभांडों में कोई समानता नहीं दिखाई देती। इसलिए इसे यही माना जा सकता है कि यह स्वतंत्र संस्कृति थी भारत की, या आज हम कहें विभाजित करें उसे क्षेत्र वाइज, जैसे 6 भागों में बांटा तो उत्तर भारत की, या हम कहें कि जम्मू कश्मीर की इस नवपाषाण संस्कृति का यह रूप था, यह विशेषता थी। तो आज अपन ने देखा उत्तर भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में। आज इतना ही करते हैं। इसके दूसरे क्षेत्रों को अगले वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर विश्राम करते। धन्यवाद।